स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कल एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था। एक तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है जी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स क्या होती है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे ना फ्लक्स होती क्या है, तो आम भाषा में उसे क्या बोलेंगे, बोलो। सिंपल भाषा में फ्लक्स होता क्या है कि कहीं किसी जगह से क्या फ्लो कर रहा है, मैटर कितना फ्लो कर गया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो जरूरी नहीं है आपका फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, वो आपका वाटर भी हो सकता है, या किसी भी तरह का मटेरियल है जो वो पास कर सकता है, किसी भी तरह की लाइन पास कर सकती है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। एरिया वेक्टर थोड़ा सा रिवीजन करते हुए मैं आपको बताऊं, जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है एरिया इंटू एन कैप। ये जो एन कैप है ये नॉर्मली आपका फेस से 90 डिग्री पे निकलता है। और आप याद रखिएगा, जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कंपोनेंट लेना है, आपने एन के साथ लेना है। एग्जांपल के लिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला है कल हमने करा था, ये होता है आपके पास ई डॉट ए। तो मैंने कल आपको फेस भी बताया था। मान लीजिए आपके पास ये फेस है, इस तरफ आपका ए वेक्टर है। अब आप ये सोचने लग जाएंगे सर ये तो आपने एन कैप लिखवाया था, जिस डायरेक्शन में एन कैप है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर होएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ए वेक्टर है और इस तरफ है आपका ई वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो आपके पास पाई क्या आ जाएगा, दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मान लो सारा का सारा फ्लक्स आपका 90 डिग्री पे निकल रहा है, तो सारा का सारा कंपोनेंट आपका एरिया वेक्टर की तरफ है। देन उस केस में फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब आपका थीटा कितना होएगा, बोलो 0 डिग्री। बोलो सभी समझते हैं। ऐसे अगर आपका थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, देन उस केस में प्रगुण होगा क्या कि जो आपके पास फेस है उस फेस से पैरेलली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, एरिया वेक्टर इस तरफ, और फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। देन इसका मतलब है इलेक्ट्रिक मिनिमम क्या वो होगा ही नहीं। या ये कहें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास नहीं कर रही किसे, फेस को। तो जब वो फेस को पास नहीं करेंगी, देन फ्लक्स से क्या लेना देना। पहली बात, फ्लक्स निकालने के लिए उस फेस को 90 डिग्री पार करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर वो पार नहीं करेगा 90 डिग्री पे, नहीं कुछ डिग्री पे पार कर रहा हो, तो उसका कंपोनेंट निकाल लो, उसका कितना कंपोनेंट उस तरफ 90 डिग्री निकल रहा। ठीक है। इसमें हमने एक और चीज कल पढ़ी थी जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम। क्या है, गॉसेस लॉ भी बोलते हैं और गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस है, बंद, पूरी तरह से बंद, और उसमें कोई चार्ज पड़ा है Q। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्रभु इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों दिशाओं में निकलेगा। ऐसे निकलता है नहीं, कल मैंने आपको बताया था कि चारों दिशाओं में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। निकलेंगे कि नहीं बोलो, बोलो। चारों दिशाओं में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर की तरफ निकलेंगी। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे बाहर निकलती है उसका नाम क्या है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स यहां से निकल रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चार्ज पड़ा है। और हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका है जब हम क्या यूज करते हैं, एयर या वैक्यूम। इसके बजाय अगर यहाँ पे कोई और मटेरियल है, देन हमें पता है वहां पे फाई क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। और इसका प्रिसाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू बाई, अब जो ई है उसको कैसे लिखते हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अगर वाटर की बात करें तो फ्लक्स क्या आ जाएगी, वाटर के लिए मैंने के की वैल्यू बताई थी। वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80, तो इसका मतलब है उसमें 80 टाइम्स कम फ्लक्स आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये आपकी गॉस थ्योरम है जो कि किसको जोड़ती है कि अगर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है उस चार्ज से कितनी फ्लक्स निकल रही है वो किस बात पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, दैट इज प्रिसाइसली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पे। बोलो ठीक। अब इसका प्रूव करेंगे, तो लिखे कल मैंने मैथमेटिकली भी आपको लिखवाया था। जैसे मान लो किसी कोई भी आर्बिटरी आपका शेप है, आर्बिटरी शेप समझते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बॉडी, किसी भी शेप की बॉडी, उसमें से जैसे इसमें से फ्लक्स निकाला है, तो मैंने शिवांशु क्या करा, इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया और इस एरिया वेक्टर का क्या नाम रखा, डीएस वेक्टर। और मैंने बोला कि मान लीजिए कि इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं छोटे से फ्लक्स को डी फाई लिख दूं तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज ई डॉट, हाँ जी, डीएस। और अगर मैं पूरे सरफेस में, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, इससे फ्लक्स निकालना चाहूं तो मुझे प्रभु क्या करना पड़ेगा,
इसका इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा, है ना। वैसे हम समेशन भी यूज कर सकते हैं, बट समेशन तब यूज करते हैं जब डेटा बड़ा हो हमारा। जब कंटिन्यूअस डेटा हो, छोटा डेटा हो, देन हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं जोड़ने के लिए? इंटीग्रेशन। तो क्लोज सरफेस का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगी, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। और यही मैंने किसके बराबर बताई बोलो? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ये गॉस थ्योरम की आपकी स्टेटमेंट है एक तरह, ठीक है, या ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर इसका हम प्रूव करते हैं। लिखिए। हाँ जी शान भी ठीक है, कल यहां तक कर लिया था हमने इतना। यस सर। ओके, उससे पहले ना प्रभु हमें एक बात और जाननी पड़ेगी कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। कोई बताएगा गॉसियन सरफेस क्या होता है? उज्जवल? हाँ जी, कोई और स्कूल में जिसने सुना हो गॉसियन सरफेस? दिव्या लिखिए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस प्रभु क्या होगा बेटा गॉसियन सरफेस? हाँ जी लिखिए, गॉसियन सरफेस, डबल एस आएगा, डबल एस, गॉसियन सरफेस डबल एस आएगा। समझाएं थोड़ा सा। जैसे गुरसिमरन बेटा मेरे पास ना यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज है मेरे पास, यहाँ पे एक पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर मैं इस डायरेक्शन में देखा, उतने ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो सेम आएगी। ऐसे ही इस डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं सेम आएगी। ऐसे ही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे देखूं देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। ऐसे ही चारों दिशाओं में इस चार्ज से दूर मैं क्या करूं, सेम डिस्टेंस पे क्या ढूंढूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढूं, तो हर एक सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिलेगा? सेम। और अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो मेरे पास एक सरफेस तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? सरफेस। ऐसे सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसा सरफेस चार्ज के अराउंड, इमेजिनरी सरफेस होता है ये, इमेजिनरी सरफेस चार्ज के अराउंड, जहां पे हर एक पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम। समझे कि नहीं? वो सेम डिस्टेंस पे है, तो आप इन सभी को जोड़ के क्या बना देंगे? एक सरफेस बना देंगे, एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। लिखे, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, any hypothetical closed surface enclosing a charge, any hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface, is called, हाँ जी शिवांशु, Gaussian surface। क्या खासियत है कि the electric field at any point at Gaussian surface is same। इसके साथ में लिख लीजिए, the electric field at any point on Gaussian surface is, हाँ जी सेम, इक्वल लिख सकते हैं। बोलो ठीक? हाँ जी क्लैरिटी बोलो। तो लिख के इसका प्रूफ लिखते हैं अगले स्टेप में, ध्यान दीजिए प्रूफ इसका। तो प्रूफ में लिखिए कंसीडर, ठीक है, कंसीडर एन आइसोलेटेड चार्ज Q, consider an isolated positive charge Q, isolated positive charge Q, isolated positive charge Q around which a spherical Gaussian surface, around which a spherical Gaussian surface of radius r, spherical Gaussian surface of radius r is assumed। इसके अराउंड क्या करना है दिव्या? हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है ना गॉसियन सरफेस है, और इसका रेडियस कितना है प्रभु? r। इसका रेडियस कितना है? r। लिख बनाइए, शाबाश। तो ये चार्ज है, चार्ज के अराउंड आपने एक स्फेरिकल सरफेस माना है जो कि गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस से डरिएगा मत, मैं अपने टाइम में बहुत डरता था, कुछ नहीं है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है चार्ज से, आप जहां मर्जी बैठ जाए, यहाँ पे जहां मर्जी बैठ जाए, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सेम। तो लिखे, हाँ जी। अब कंसीडर
क्या करा नमस, इस गॉसियन सरफेस का ना एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये देखो ध्यान दो, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इस एरिया वेक्टर को मैं ds वेक्टर लिख दूंगा, किसी को कोई दिक्कत? अब जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी रमाज, बाहर की तरफ। तो जिस तरफ आपका ds वेक्टर है उसी डायरेक्शन में कौन है, जिस तरफ आपका ds वेक्टर है उसी डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है रेडियली आउटवर्ड। तो ds और जो आपके पास ds और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री, 0 कितना एंगल, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में है ना। अगर आप यहां पे ज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होएगा। अगर आप यहां ज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होएगा। मैंने कल बताया भी था, जो क्लोज बॉडी है उसके लिए नॉर्मल बाहर की तरफ होता है। तो ये 3 बना के बताया, मुझे तो एक ही चाहिए यहां पे। तो कंसीडर लिखे, कंसीडर अ स्मॉल एरिया वेक्टर, consider a small area vector ds, consider a small area vector ds vector, consider a small area vector ds vector for which electric field is parallel, electric field is parallel as shown in figure। तो देखो जरा ध्यान दो, इसको मैं ऐसे जोड़ के बताऊं, देखो तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे ये जो कोन बन रहा है ना, इस कोन में से मतलब इतने इतने फेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो शिवांश को ऐसे होंगी, बोलो निकलेंगे कि नहीं। अब अगर मैं इसमें से निकलने वाली जो फ्लक्स है उसको इंटीग्रेट कर दूं, देन टोटल फ्लक्स आ जाएगी मेरे पास। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे P, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे क्या आएगा, कहां तक लिखा पहले ये बताओ आप। मैंने क्या बोला, कंसीडर अ गॉसियन, हाँ जी, a small area vector ds for which electric field is parallel। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P on ds is, हाँ जी बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught। चार्ज कौन सा है, Q, और रमांश है कितनी दूर ये वाला, R, तो दैट विल बी R स्क्वायर R कैप। R कैप का मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। आप इसे E वेक्टर लिख सकते हैं, बोलो ठीक, हाँ जी। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds वेक्टर, उज्जवल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू d phi इज इक्वल टू E डॉट ds वेक्टर। प्रगुण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था E और ds के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज E इंटू ds, और cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है बच्चों, 1, तो दैट इज E डॉट ds। बोलो क्लैरिटी, हाँ जी यहाँ तक क्लैरिटी लिखिए, शाबाश। at point P on ds, हाँ जी सानवी ठीक है यहाँ तक, यस सर। ओके रमांश कोई दिक्कत परेशानी। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगी उज्जवल, टोटल फ्लक्स थ्रू, हाँ जी गॉसियन सरफेस S, गॉसियन सरफेस S, हाँ बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन में देखिए फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और ये क्लोज सरफेस है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। बोलो सभी सहमत, हाँ जी। अब मुझे बताना है आपने कि यहां पे अगर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला था गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। तो इसको बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से, आपको पता है इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं, और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास ds। नेक्स्ट स्टेप में फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और उज्जवल अगर मैं इस सरफेस को इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, ये छोटे छोटे सरफेस को जोड़ के कौन सा सरफेस बन रहा है,
स्फीयर बन रहा है और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, पाई का फॉर्मूला क्या आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखे शाबाश। 3D है ये, सर्कल नहीं है। ठीक है गुड। तो बच्चों इसके लिए ना सिर्फ ये बनाइएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए था। सिर्फ यहाँ पे एक सरफेस लीजिएगा, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे आपके पास रेडियस आर है और इसको डीएस लीजिए, डीएस वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में देगा क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ईडीएस को ऐड करके आपके पास टोटल फ्लक्स निकल आती है। ठीक है जी, क्लैरिटी? हाँ जी लिखिए। अब अगर मान लो मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर चार्ज नहीं है, देन इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, मतलब ऐसे पड़ा। अभी आपने गॉस थ्योरम पढ़ी, फ्लक्स क्या होएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज ही नहीं है, चार्ज क्या है जीरो, देन फ्लक्स भी क्या हो जाएगी फ्लक्स बात खत्म, समझ गए? अच्छा एक और बात का ध्यान रखिएगा, जैसे चलो लिख लो पहले फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखिए शाबाश, फटाफट ध्यान दीजिए। रघुन कर, हाँ जी ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि शिवाजी हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है Q1, इसके अंदर चार्ज है Q2, इसके अंदर चार्ज है Q3 और एक चार्ज Q4 और Q5 बाहर पड़े हैं, है ना। तो इसमें से जो निकलने वाली फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होएगा? तो याद रखिएगा जब भी आपने फ्लक्स निकाला है तो Q के अंदर लिखा होता है Q एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब है जो सरफेस के अंदर चार्ज है सिर्फ उनसे लेना देना है, जो सरफेस से बाहर है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टोटल चार्ज हो गया जो कि अंदर है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। जो बाहर के चार्ज हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। लिखिए हाँ जी ठीक है जी। याद एक ना क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का, मैं बता देता हूँ, वो बहुत बार पूछते हैं पेपर में, शायद इस बार भी पूछ ले कई स्कूलों में। क्वेश्चन क्या दिया होता है देखिए जरा, क्वेश्चन इतना आसान है आप हंसोगे देख के। एक ना आपके पास ऐसा एक देखोगे, शायद देखना एक स्कूल में देखोगे कुछ ऐसे ना, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है Q2, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और है Q3 और एक बाहर नेगेटिव चार्ज है Q4, ऐसे ही एक और बाहर पॉजिटिव चार्ज है Q4। तो वो कहते हैं कि इस सरफेस में, सरफेस का शेप कोई कोई सा भी हो, कोई लेना देना नहीं होता, आपने सिर्फ ये देखना सरफेस के अंदर कौन कौन पड़ा है। 1 रुपए वाले सिक्के में तो कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज के कौन कौन सा है ये और ये। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 माइनस Q ने ये दोनों क्या है नेगेटिव चार्ज, और वैल्यू भी आपको दे देंगे। एक उन्होंने बोला है कि जो Q1 Q4 है वो है 3.1 नैनो कूलम के, Q2 Q5 है माइनस 5.9 नैनो कूलम के और Q3 है माइनस 3.1 नैनो कूलम का। दिया होगा, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक, आनी क्लैरिटी, कोई दिक्कत परेशानी देव्या? ओके लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ फ्रॉम, कूलम्स लॉ फ्रॉम ना कर बेटा ना, कूलम्स लॉ फ्रॉम, ठीक है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम, हाँ जी, गॉसेस थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। लिखिए दोबारा से, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, कूलम लॉ डिराइव करके बताना इससे। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q, consider an isolated positive point charge Q around which
around which a Gaussian surface is assumed of radius r, सेम वैसे ही अराउंड विच अ गॉसियन सरफेस, एक आपके पास चार्ज है यहाँ पे और इसके अराउंड हमने क्या करा है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करा है। इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है शिवांशु, आर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे जैसे थोड़ी देर पहले एक एरिया वेक्टर हमने सिलेक्ट किया है ds वेक्टर, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किस तरफ होगी रामांश, बाहर की तरफ, दैट इज ds वेक्टर। दोनों जाए, दोनों जाए, एक कॉफी चाय, कॉफी चलेंगे आगे। हाँ जी, यहाँ पे एक चार्ज है, ये ds वेक्टर है। देखो ये बेटा समझ आ रही है बात, मैंने छोटा सा सरफेस कैसे जूम करता हूँ मैं, जैसे गेंद है, गेंद के ऊपर एक छोटा सा सरफेस ले लिया, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो गया और उसी तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अब मुझे बात बताइए नाउ, हाँ जी नाउ देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू this ds vector is given by, बताइए हाँ जी क्या आएगी ds वेक्टर, दैट इज d phi is equal to e dot ds। दोबारा से अगर आप देख पा रहे हो e और ds के बीच में शिवांशु कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बोलो, 0 डिग्री। तो दिस विल बी d phi is equal to e ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो दैट इज EDS। टोटल फ्लक्स कैसे आ जाएगी, टोटल फ्लक्स थ्रू, हाँ जी गॉसियन सरफेस क्या आ जाएगा बच्चों, कोई बताएगा कैसे आएगा गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स, क्या करना पड़ेगा गुरूर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दैट इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ क्लोज सरफेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट, तो दैट इज फाई इज इक्वल टू ई आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा करा था हमने, छोटे छोटे सरफेस को जोड़ के कौन सा सरफेस बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो आपका फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो यहां तक ठीक है। ऑल्सो अब देखो गॉस थ्योरम का यूज इसमें करना है, गॉस थ्योरम डिराइव नहीं कर रहे, गॉस थ्योरम को डिराइव करते तो ये सारा काम किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, E की वैल्यू थोड़ी देर पहले पुट कर दी थी ना हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, उससे गॉस थ्योरम आ गई थी। इसमें ये नहीं करना, इसमें ये स्टेप के बाद लिखना है, हमें पता है ऑलरेडी कि वो प्रूफ हो चुकी है, तो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, हाँ जी क्या है आपके पास गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1, ये दोनों ही फाई की वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा गुरसिमरन, दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E क्या आ जाएगा प्रभु, दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी 1 बाय r, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया रमाश इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ फोर्स ऑन, हाँ जी किस पे, फोर्स ऑन चार्ज, ये चार्ज कहां मानेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे फील करने के लिए एक छोटा सा चार्ज पड़ा है, कौन सा Q नॉट, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q क्या आएगा बोलो, फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, Q नॉट टाइम्स E, इसी की वैल्यू पुट कर दो, अभी जो E निकाला है इसकी वैल्यू पुट कर दो, मैं यहां पे पुट करके बता रहा हूं, तो क्या आ जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू, हाँ जी Q नॉट, और यहाँ पे है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, और ये F निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, which is कूलम्स लॉ। ठीक है, इससे पिछला डेरिवेशन है उसमें शिवांशु सिर्फ इतना फर्क है, यहां तक हमने सेम करा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है गॉस थ्योरम को उससे कंपेयर करके।
ठीक है, एक हमने यहां से फ्लक्स निकाली, देखो अभी पहले कर लो, फिर मैं आपको सारांश देता हूं कि आपने याद क्या रखना है इस पूरे में। ये है फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, ठीक है जी, क्लैरिटी? हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी गुरसिमरन? ओके, सानवी ठीक है बेटा यहां तक? यस। ओके, अब आप लोगों ने मुझसे ना ये चीज नहीं पूछी कि सर इसका फायदा क्या है, कोई गॉस थ्योरम का क्या फायदा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले भी निकाल देते, हम फोर्स पहले भी निकाल देते, गॉस थ्योरम से ऐसा क्या आ गया हमारे? फ्लक्स तो आई, उस फ्लक्स का फायदा क्या है हमें? वो आगे चल के पता लगेगा डायरेक्शन में सब कुछ निकाल सकते हो। गुड गुड, इससे एक और चीज निकाली जा सकती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि चार्ज क्या सिर्फ पॉइंट चार्ज होते हैं? चार्ज क्या है, किसी भी शेप का हो सकता है, वो टेढ़ी मेढ़ी शेप का भी हो सकता है, वो आपका स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, या किसी भी शेप का हो सकता है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, गॉस थ्योरम एक ऐसा टूल है जिसमें आपने सिर्फ गॉसियन सरफेस निकाल लेना है। एक बार आपको चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस मिल गया, कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, मशीन लेके इसके पास घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लिया, फिर इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, हम मशीन को ऐसे उसके अराउंड घुमाएंगे कि एक सरफेस जनरेट हो और ऐसी जगह पे रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना बदले। तो जब आपके पास वो सारा सरफेस तैयार हो जाएगा, उस सरफेस का एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, देन आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम आपको ये फैसिलिटेट करती है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड उसका गॉसियन सरफेस मेजर कर लें, वो कैसा है और वो कितना है, तो आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझे? ये रिपीट करूं इस बात को, मैं एक बार रिपीट करूं। देखो ये सबने नोट कर लिया, तो अगर आप ध्यान दें, हमारे पास फ्लक्स के ना प्रभु दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये है कौन सा, ई डॉट डी एस, है ना, और एक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो जैसे हमने क्या करा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे एक बात बता दो, अभी तक मैंने जितने भी आपको टॉपिक कराए या मैं आगे कराऊंगा, इस ये टेढ़े मेढ़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई तरीका ही नहीं है सर, वो स्फेरिकल था, उसका निकल जाएगा। जो सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधे साधे हैं, वो तो निकाल लोगे आप किसी भी ढंग से, ज्योमेट्री लगा के निकाल लोगे। जो टेढ़ा मेढ़ा चार्ज है उसका कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे शिवांशु, यहाँ पे बैठोगे और क्या करोगे, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस क्या करोगे, हाँ जी, बनाना स्टार्ट करोगे। बनाना तो नहीं स्टार्ट करते, हम क्या करते हैं, मशीन इसके पास रखते हैं और उस मशीन को पास पास चलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने देते। जैसे अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो मैं उसको और फिर से पास ले आऊंगा, फिर इसके अराउंड का हमें गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। एक बार आपने गॉसियन सरफेस डिसाइड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो चला गया बाहर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपको पता है, एप्सिलॉन आपको पता है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, ds। अगर आपने ds निकाल लिया, तो जैसे ही आपका ds निकला, उसको इसके नीचे ले आओ, तो आप क्या निकाल सकते हो उसका, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए? तो गॉस, जो आपकी गॉस थ्योरम है, वो आपका एक टूल है जो कि आपका किसी भी शेप पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में आपको फैसिलिटेट करता है। बोलो ठीक? हाँ जी, तो लिखे, तो दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं जब भी न्यूमेरिकल करना है। एक तो फॉर्मूला ये है E डॉट ds, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम के सारे फॉर्मूले जो आपके क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे। चले जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लिखे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछते हैं, देखना इससे आपका दिमाग भी बहुत खुल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लिख लीजिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जब आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, अब प्रभु आपके पास है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 1/2 i कैप। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है,
किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। आई कैप लिखा है, ना उसका वाई कंपोनेंट है ना उसका जेड कंपोनेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुरलीन ये यहां से लेके यहां तक बेटा है ए, कितना ए, और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना एक आपके पास क्यूब पड़ा है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे क्या पड़ा है, एक क्यूब पड़ा है, गुरसिमरन दिख रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, शेप भी बना देंगे कोई बात, वो 3D नहीं शायद बन है, चलो कोई बात नहीं। ये है ओरिजिन O 0,0,0 और अमाश यहाँ इस तरफ है x एक्सिस, इस तरफ है y एक्सिस और इस तरफ है आपका z एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस है शिवांशु a, और जो क्यूब की साइड है वो भी कितनी है a। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप ये वाला फेस देख रहे हो, जो मैं फेस को ये कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये वाला फेस और ये वाला फेस, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपका एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये वाला फेस पहला और ये वाला फेस दूसरा, सिर्फ इसको ही फ्लक्स महसूस होएगा, इसके अलावा किसी और फेस को ये पार नहीं करेगी। और सिमरन इतनी बात समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो सिर्फ ये वाला फेस और सिर्फ ये वाला फेस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को महसूस कर पाएगा, ना ये वाला फेस कर पाएगा, या ना नीचे वाला, ना पीछे वाला, ना आगे वाला। हाँ जी देगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले फेस के लिए निकालेंगे, लिखिए फॉर फेस 1, पहले फेस के लिए। अब मेरा एक प्रश्न जानना है आपका, पहले फेस के लिए एरिया क्या आएगा, बोलो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यूब है, क्यूब के एक फेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर है ना, लेंथ इंटू लेंथ ए स्क्वायर। और अगर मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहूं तो प्रभु क्या आएगा बोलो। अब मेरा प्रश्न है कि उसमें जो पहला फेस है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ये बंद है ना, तो मैंने आपको बोला था एरिया वेक्टर हमेशा जो बंद सरफेस होगा उससे बाहर की तरफ ही होता है। तो ये वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सहमत है सभी, और सिमरन सहमत है। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो क्या आएगा, a इंटू एन कैप, और इसको जब पुट करूंगा प्रभु क्या आएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आई, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जो एरिया वेक्टर आ जाएगा दैट विल बी माइनस ए स्क्वायर आई कैप। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, शिवांशु समझ आ रहा है, ये समझ आया, ये पीछे की तरफ है इसीलिए नेगेटिव आई कैप। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अल्फा एक्स की पावर 1/2 आई कैप। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्लक्स फॉर फेस 1, तो दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये होता ना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ई डॉट ए। तो बताइए इसमें आ जाएगा अल्फा एक्स की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, बाहर नेगेटिव साइन में यहां पे रखूंगा, और यहां पे क्या आ जाएगा आई डॉट आई। आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई इज 1। तो यहां पे जो पहले फेज के लिए आपका फ्लक्स आ जाएगा रमांश, क्या आएगा, अल्फा एक्स की पावर 1/2 ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो ये फेस है ये कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, ए दूरी पे है, तो यहां पे देखो जहां पे एक्स लिखा वहां पे क्या पुट कर दूंगा, ए। बोलो समझ आएगी, तो दैट इज 5 फॉर फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 और ए स्क्वायर, तो शिवांशु कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। बोले अगर कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ ले बेटा। ये वाला, इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, एरिया होता है ए स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, और इसका वेक्टर जो है, जैसे ये चारों तरफ से बॉक्स बंद है ना, तो जो पहला फेस है उसके लिए बाहर की तरफ होगा, दूसरे फेस का उसका भी बाहर की तरफ होगा। मतलब ये वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और इस अंदर नहीं जा सकता, वो किस तरफ होएगा, और वो बाहर की तरफ की कौन, इस तरफ अगर एक्स एक्सिस है, पीछे की तरफ कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तभी ना माइनस लगा, और इसको ये बना लिया, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो पहला आपका क्या आ गया, फ्लक्स। ऐसे ही दूसरे फेस के लिए निकाले, फॉर फेज 2, हाँ जी, फॉर फेज 2 के लिए, हाँ जी, फेज 2 का
फाइव बाई टू ही आएगा, 1 + 1/2 3/2, 2 + 2 to the 4 1/2 + 2, समझ आ गया? वो रूट ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत? मैं इसको रब कर रहा हूँ, शायद ये आपको पता चल गया होगा। दूसरे फेज के लिए निकाल रहे हैं। हाँ जी, कोई बताएगा दूसरे फेज के लिए कैसे निकालेंगे? बोलो। कोई बताएगा शिवांशु? फेज 2 के लिए हाँ जी की वैल्यू तो दी हुई है, वही रहेगी। तो फॉर फेज 2 गुरसिमरन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बोलो। ई वेक्टर इज इक्वल टू, वो तो वही रहेगी, अल्फा x की पावर 1/2 i कैप। और एरिया वेक्टर बताइए, एरिया कितना है? a स्क्वायर। अब जो इसका एरिया वेक्टर है वो x एक्सिस की तरफ है, तो क्या आ जाएगा? i कैप। बोलो ठीक। हाँ जी रामज, ओके। अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो सेकंड फेज के लिए फ्लक्स निकल आएगी, तो वो क्या आ जाएगा? E डॉट A, दैट इज इक्वल टू अल्फा x की पावर 1/2 इनटू a स्क्वायर। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे किसका किसके साथ होगा? I डॉट I आपका 1 होता है, वो ये आ जाएगा अल्फा x की पावर 1/2 इनटू a स्क्वायर। अब मेरा पूछना ये है कि जो दूसरा फेज है वो कितनी दूर है गुरलीन? तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट होएगा? तो दैट इज इक्वल टू अल्फा 2a की पावर 1/2 a स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे, ये आ जाएगा √2 अल्फा a की पावर 5/2। किसी को कोई परेशानी आना? समझ गए ना? अब नेट फ्लक्स बता दो। नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम कर दो टोटल फ्लक्स का। तो जो नेट फ्लक्स होएगा, स्केलर क्वांटिटी आपकी, नेट फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5(1 + 5(2)। पहला कितना है बताओ? दूसरे वाला पहला लिख दो क्योंकि वो प्लस में है, तो आ जाएगा √2 अल्फा a की पावर 5/2 माइनस, हाँ जी, अल्फा a की पावर 5/2। कुलीन क्या कॉमन है बेटा इसमें? अल्फा a की पावर 5/2 रूट में √2 माइनस 1, 0.41 अल्फा e टू द पावर 5/2। अब लास्ट में मैं एक और चीज बताता हूं, जिससे आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। अल्फा लीजिए 800, लिखिए अल्फा इज 800 एंड a इज 0.1। अल्फा दिया है 800 एंड a कितना है? 0.1। तो ये आ जाएगा 800 और 0.1 की पावर 5/2, अंदर में 1.4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक। समझ आया कि नहीं? पेज समझ आए कैसे काम करते हैं? अगर y एक्सिस के लिए बोला होता कि y एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो या इसे महसूस होता या नीचे वाले को महसूस होता? नीचे से ऊपर। हाँ जी, यहाँ तो क्लैरिटी। 0.1 टू द पावर 5/2 को सॉल्व करना मुश्किल है थोड़ा। तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे, आंसर नंबर में जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। डिफरेंशिएशन से भी हो जाता है, डिफरेंशिएशन में भी मेथड लंबा मेथड है। 1/√10 into 1/2 वो भी नहीं होगा। 1/√10 तो आ जाएगा 1 into 1 into 1/2। मैं चुप किसी मुझे बता 0.01 into 1/√10 रूट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी? सर 1/2 भी नहीं होगा फिर? हाँ जी, 1/2 भी अगर पावर 1/2 1/2 के नहीं, 1/2 सिंपल हो जाएगा। पावर तो रूट ही हुआ, तो रूट हुआ ना। अच्छा, वो एक और दूं? नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक और दूं? तभी पता चलेगा, तुम लोगों को एक बार खुद करना पड़ेगा, पेपर में आता है। कल चेक कर रहा। अभी कहाँ है? अभी तो टाइम है, अभी 12 मिनट पड़े। आज चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? तो लिखिए जरा। हाँ जी, सानवी समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके सर, क्वेश्चन भेज दो। क्वेश्चन भेज देता हूँ मैं, नोट डाउन करेंगे टाइम। हाँ जी, लिखिए जरा, लिखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए ये है आपके पास 64, दोनों ही एग्जांपल है।
मैं अभी एक और चीज आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल 63 और एग्जाम्पल 64 में हर बार बच्चों को कहता था आप करके लाइएगा और हम डिस्कस करेंगे, तो कभी किसी ने करके नहीं दिखाया, इसलिए मैं आज मैं ये उठा लिया, मैं कराऊंगा भाई। हैवी एनसीईआरटी पेपर में आ गया, मुझे बोलोगे सर ऐसे नहीं वैसे, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। ये है आपके पास अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई वेक्टर इज इक्वल टू, E vector is equal to 200 I cap न्यूटन पर कूलम। ये कब है? जब x ग्रेटर देन 0, और E वेक्टर इज इक्वल टू -200 I cap न्यूटन पर कूलम जब x आपका लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका ओरिजिन सेंटर में ये O है, इस तरफ आपका x एक्सिस है, और ऊपर की तरफ क्या है आपका y एक्सिस। यहां से लेके यहां तक ये आपके पास, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, देखिए यहां से यहां तक आपका 10 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही यहां पे है, या मैं आपको टोटल बता देता हूं। अब आपने वो लगाने कोऑर्डिनेट्स और मुझे बताएंगे, प्रगुण बताएंगे। प्रगुण यहाँ पे ओरिजिन है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो बताइए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 10,0 और इसके क्या आएंगे बोले? -10,0। बोलो ठीक, x आ गया दोनों के। अब मुझे एक सिंपल सी बात पूछनी है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में सिर्फ कहां जा रहा है? या तो x एक्सिस की तरफ जा रहा है या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो मतलब कि सिर्फ या इस फेस में से पास होगा या इस फेस में से पास होगा। ये पूरा जो सिलेंडर को बना रहा है इस फेस में से पास नहीं होने वाला, ये आपके सिलेंडर के पैरेलल ही जाएगा या इस तरफ है। इसमें से नेट फ्लक्स बतानी है। अब एक और चीज जो आपको गिवन है लिख लीजिए। गिवन क्या है? रेडियस दे रखा है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 को कैसे लिखेंगे प्रगुण? 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बोलो ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, एक जगह हमारे पास ये फेस है फर्स्ट, ये फेस है सेकंड। ये वाला जो फेस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाला जो फेस है देखिए ध्यान दीजिए, फेस फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाले जो पोर्शन है उसके लिए। तो अगर आप ध्यान दें पहले फेस में फ्लक्स निकालना है यार, फ्लक्स निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है E डॉट A। बोलो है। अब ये जो अंदर से बंद है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ आएगा? किस तरफ आएगा बोलो? बाहर की तरफ। अंदर तो नहीं जा सकता, जब आपका सरफेस बंद है तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या रहेगा? इसके लिए भी दिव्या कैसे रहेगा? बाहर की तरफ, और इसके लिए भी क्या रहेगा? बाहर की तरफ। बंद सरफेस का हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा। तो अगर आप ध्यान दें दिस इज E डॉट A और φ1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 200 I कैप इनटू एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? क्या डायरेक्शन है बोलो? I कैप। x एक्सिस की तरफ तो y कैप, तो φ1 इज इक्वल टू 200 I डॉट I का डॉट प्रोडक्ट विद I तो क्या बन जाएगा? 1 पाई की वैल्यू 3.14 और r कितना? 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, बताओ कितना फ्लक्स आया? 15.70 इंटू 10 की पावर -2। जल्दी करिए शाबाश। ऐसे ही दूसरे फेस के लिए क्या आ जाएगा? दिव्या बताइए, कोई बताएगा? सेम दूसरे फेस के लिए फील्ड ये यूज करेंगे। x लेस देन 0 के लिए ये दे रखा है, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज, हाँ जी, E डॉट A दैट इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? -200 I कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है? पाई r स्क्वायर। r उतना ही है बट इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरह निकल रहा है बोलो? इस फेस के लिए किस तरह? माइनस, तो दैट विल बी -I कैप। ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, 200 I कैप इंटू पाई की वैल्यू 3.14। I हटा देता हूं, I डॉट I1 माइनस से माइनस कैंसल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और I डॉट I की वैल्यू 1, इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए, सेम ही वैल्यूज है, सेम आपके पास वैल्यू आएगी, और जो टोटल फ्लक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? φ1 प्लस
1.52 इसको सॉल्व करिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं दिव्या बोलूं कि ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला, इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसीलिए दिया, इसीलिए लिया भी नहीं, समझ गए? ठीक है साहब, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये है एग्जांपल 64 और एग्जांपल 63, दोनों ही एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा। बोलो प्रभु जी, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हल्का फुल्का। अगर ये पूरा स्फीयर है और इसके सेंटर में मैंने फ्लक्स रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो इसमें से निकलने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q/ε0। अब अगर मैं बोलूं कि इस सिर्फ आधे का ही चाहिए मुझे, आधे फेस में से चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन हटा दो, तो नीचे वाले हेमिस्फीयर में से कितना निकलेगा बोलो? हाँ, तो दैट विल बी phi इज इक्वल टू Q/2ε0। करिएगा मत, कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत आसान सी चीज है। आंसर आया, इसका आंसर आया है 1.57 ओनली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो ठीक है जी? हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी? तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन दे दूं 2-4 करने के लिए? नहीं, एग्जांपल नंबर सिमिलर क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके ग्रुप में आ गया है, एक मैंने करा दिया इसमें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल प्लीज थोड़े से, कल आपकी जेईई और नीट की क्लास है, तो थोड़ा पढ़ के आइएगा। हाँ जी।